बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। सुपर टैक्स के ऊपर एक लेक्चर हम पहले देख चुके थे जब प्रपोज़ल आया है, और अभी चूँकि जो बजट अप्रूव हो चुका है, फाइनेंस बिल अप्रूव हो चुका है, तो अब सुपर टैक्स के ऊपर जो मज़ीद क्लैरिटी है उसको हम डिस्कस करते हैं। 3 पार्ट हैं कि टैक्स ईयर 2022 में किन लोगों ने टैक्स पे करना है, किस तरीके से पे करना है, किस तरह कैलकुलेशन होनी है, और 2023 में इसका क्या क्राइटेरिया है, और अगर हमने इसको कंट्रोल करना है तो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये एप्लीकेबल किस पे है। तो बड़ा क्लियरली एक्ट में मेंशन कर दिया गया है कि सुपर टैक्स एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स। ठीक है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि जी किसको करना है, ऑल पर्सन। ऑल पर्सन में कंपनीज भी आती हैं, एओपी भी आता है, इंडिविजुअल भी आता है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि टैक्स ईयर 2022 चूँकि ऑलरेडी गुजर चुका है, और जिन लोगों ने एडवांस में कुछ प्लान करना था वो प्लान नहीं हुआ। ठीक है, और जो चूँकि जो टैक्स की प्रोविजंस होती हैं वो आपको पता है कि एडवांस में प्लान की जाती हैं, उसका प्रोविजन रखा जाता है। लेकिन ये सडनली एक जो कंपनीज हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर ये रूल बना दिया गया है, थोस दिया गया है कि जी आपने टैक्स पे करना है। तो सर्टेन कुछ कैलकुलेशंस उन्होंने बताई हैं कि किसके मुताबिक जो इनकम है, वर्ड बेसिकली यूज़ हुआ है इनकम का। तो पहले हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि रूल क्या है। अच्छा, रूल कर पहले हम स्टडी कर लें थोड़ा सा अगर, तो उसमें ये है कि उसने ये कहा है कि स्लैब रेट उसने हमें दिए हैं। ठीक है, उन स्लैब रेट्स को अगर हम डिस्कस, तो ये आपके सामने स्लैब रेट है। उसमें एप्लीकेबिलिटी जैसे हमने डिस्कस किया कि तमाम पर्सनस के ऊपर अप्लाई होना है। उससे आगे उसने ये कह दिया है कि जी जो मैक्सिमम स्लैब है वो 4% है, लेकिन सर्टन सेक्टर जिसमें एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बेवरेज, सीमेंट, उसके अलावा केमिकल, सिगरेट, तंबाकू, फर्टिलाइज़र, आयरन और इस तरह की जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे टेक्सटाइल है, शुगर है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनके ऊपर इसकी जो रेट इसका होगा टैक्स ईयर 2022 में वो 10% होगा। लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके लिए 4% मैक्सिमम रेट है। अगर जो टर्नओवर लेस देन, यानी कि जो जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, लेस देन 150 मिलियन है तो 0% है। 150 से 200 तक है 1% है। इसी तरीके से 200 टू 250 2% है। 250 से 300 3% है, और अबव 300 4% है। अच्छा, इसने बड़ा सिंपली सी यानी कि जो डायग्राम है, स्लैब है, हमें दे दिया है कि भाई इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। अब हम देख लेते हैं कि जी इसकी कैलकुलेशन कैसे, जब ये थोड़ा सा हम क्यों रिकैप करें, तो भाई ये अप्लाई होना है सब पे, लेकिन इनकम, टैक्सीबल इनकम का कोई स्लैब है, और उसके लिए मैक्सिमम स्लैब 4% है। अबव 300 के ऊपर अगर टैक्सीबल इनकम 150 मिलियन से कम है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, 0% है। और ये किस तरीके से पे करना है इसको अभी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कंपनी की, मैं कंपनी की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जब कंपनी की एक टैक्सीबल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर एडमिजिबल, इन एडमिजिबल सारी चीज़ें ऐड करने के बाद एक इनकम आती है, उसके बाद हम क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। हम क्या कहते हैं कि मिनिमम टैक्स। ठीक है, हम कहते हैं जी मिनिमम टैक्स है लेट्स से 1.25%, और एसीटी यानी कि अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो एट रेट कितना है, 17%। और टैक्स ऑन टैक्सीबल इनकम, नॉर्मल इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो कितना है, 29%। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉर्मल इनकम के ऊपर, यानी कि जो टैक्सेबल इनकम है बेसिकली ये वाला है, तो ये कितना है, 29%। इन तीनों का जो हाई होता है उसको हम पे करते हैं हमारी लाइबिलिटी, लेट्स से ये बनता है 29%। अब रूल ये आ गया है कि भाई ये जो टैक्सीबल इनकम है, इसके अंदर तो हम डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं, जो टैक्स डेप्रिसिएशन होती है उसको भी माइनस किया जाता है, अनअब्जॉर्ब जो लॉसेस हैं उसको भी माइनस किया जाता है। रूल ये कहता है कि भाई ये जो इनकम है, ये जो टैक्स है ना, ये तो आप नॉर्मल वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे हैं, लेकिन सुपर टैक्स के साथ हमारी अब जो लाइबिलिटी होगी ये मैक्सिमम प्लस सुपर टैक्स। ठीक है, लेकिन सुपर टैक्स के लिए वो कहता है जी टैक्सीबल इनकम का क्राइटेरिया क्या होगा, वो कहता है जी इसमें से टैक्स डेप्रिसिएशन भी आप माइनस नहीं कर सकते, अनअब्जॉर्ब लॉसेस भी आप माइनस नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैक्सीबल इनकम थी 100 मिलियन। अब इसके अंदर जनाब 10 मिलियन की टैक्स डेप्रिसिएशन है, वो भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यानी कि ऑलरेडी माइनस हो चुका है, उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर कोई अनअब्जॉर्ब लॉसेस हैं वो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं,
तो वो लेट्स से फिगर है 20 मिलियन की, तो हमारा टैक्सीबल जो इनकम कैलकुलेट होगी रिवाइज वो कितनी होगी 130। याद रखें कि यहाँ पे जो नॉर्मल क्राइटेरिया में जो हम टैक्सीबल इनकम ले रहे हैं उसमें हमने ये माइनस किया हुआ है क्योंकि ये अलाउेबल डिडक्शंस है, तो उस केस में 29% कैलकुलेट हुआ है। और सुपर टैक्स के लिए 130 मिलियन की जो इनकम आएगी, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि जी ये इनकम चूँकि लेस है तो इस वजह से इसके ऊपर 0% है। अब अगर 0% होगा तो हमने क्या करना है, हमने टैक्स पे करना ही नहीं है। अगर ये फिगर होती है जी 200 मिलियन, तो स्लैब के मुताबिक जो रेट आ रहा है फॉर एग्जांपल 2% आ रहा है, तो वो हम पे 1% जो आ रहा है हम पे कर देंगे। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि जी 1% हमारा फाइनल हो गया, ये सुपर टैक्स हमने 1% पे करना है ऑफ टैक्सीबल इनकम। तो हमारी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 29 + 1, जो कि कितनी परसेंट बन गई 30%। अब ये जो 30% लाइबिलिटी बनी, इसमें से हम माइनस कर देंगे जितने भी एडवांस टैक्सेस हैं वो हम माइनस कर देंगे, जो हम 147 है या जो भी ड्यूरिंग द ईयर हमने किए हुए हैं, जो 23C है या एच है, कैश विड्रॉल्स हैं, इसके अलावा जो भी हमारे एडवांस टैक्सेस हैं वो माइनस करते करते हमारी जो नेट फिगर निकलती है, जो भी फिगर यहाँ पे आती है, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन आ जाता है, तो वो हमने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। अब इसमें फर्दर क्लैरिटी ये है कि ये जो फिगर है इसके ऊपर तो हम क्वार्टरली 147 भी कैलकुलेट करते हैं और जमा करवाते हैं। तो क्या ये जो सुपर टैक्स है ये भी क्वार्टरली जमा करवाना है? ऐसा नहीं है, सुपर टैक्स हमने एनुअल ही जमा करवाना है, क्वार्टरली जमा नहीं करवाना। तो ये कन्फ्यूजन थी, इसको भी आप क्लियर कर लें। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मेरी तो इनकम कम है या मैं ऑलरेडी काफ़ी टैक्सेस दे रहा हूँ, अगर हम सारी चीज़ें कंबाइन करें तो 30% प्लस अगर इसमें आप दूसरे टैक्सेस वगैरह ऐड कर लें तो एवरेज जो कंपनीज हैं 40 से 45% बिग कंपनीज टैक्स दे रही हैं। तो ये अगर 10% मजीद, अब ये तो 4% हमने स्टडी किया लेकिन कुछ सेक्टर पे 10% है, तो 40 से 45% वो सेक्टर टैक्स दे रहे हैं। तो क्या ये सर्वाइवल ऑफ बिजनेस मुमकिन है? तो इसके लिए अब क्या होगा, अगला स्टेप देख लेते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, अच्छा टैक्स ईयर 2023 में भी यही रूल है, लेकिन जो 10% वाला रूल है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अवेलेबल होगा टैक्स ईयर 2023 में, और जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं उसके लिए वो वही स्लैब आएंगे मैक्सिमम 4% वाला। अब पॉइंट ये है कि जिसको हमने कंट्रोल कैसे करना है, हाउ टू कंट्रोल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। क्या ये कॉस्ट हमने खुद मैयर करनी है, क्या हमने आगे ट्रांसफ़र करनी है, किस तरीके से करनी है? ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको साफ़ कर रहा हूँ। और कंट्रोल के लिए जो मेन जो बेसिक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक या मेरी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि एक फोरकास्ट की बेस पे, बजट की बेस पे, जो आपका फ्यूचर का टैक्स ईयर का बजट है, रेवेन्यू का या टर्नओवर का या प्रॉफिट का, उसकी बेस पे सबसे पहले आप काम करें, आप अकाउंट्स बनाएं। ठीक है, अकाउंट्स बनाने के बाद आप देखें कि आप किस स्लैब में आपकी टैक्सीबल इनकम आ रही है। लेट्स से आपके ऊपर स्लैब अप्लाई हो रहा है 3% वाला, मतलब 3% आपने एडिशनल टैक्स देना है इन द फॉर्म ऑफ सुपर टैक्स। तो अब हमने क्या करना है, तो ये 3% ऑफ टैक्सीबल इनकम है, ये लेट्स से फिगर आती है 20 मिलियन। ठीक है, अब 20 मिलियन ये फोरकास्ट की बेस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं। अब 20 मिलियन है, अब इस 20 मिलियन को आपने कैसे हैंडल करना है, मतलब आपने अपने कैश फ्लो से, अपने खर्चे से, अपने प्रॉफिट से ये इसको माइनस करना है। तो ये 20 मिलियन कैसे अब्जॉर्व करवाना है? अब इसके दो तरीके हैं। नंबर 1, जो भी आपकी डिस्काउंट की पॉलिसी है उसको थोड़ा स्ट्रिक कर दें। मतलब अगर आप पहले 9% दे रहे हैं तो फॉर एग्जांपल इस 20 मिलियन को कवर करना है तो अब आप कितना कर दें 8.5। इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लें, 8 भी हो सकता है 8.5 भी हो सकता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है कि अगर कोई आप एडिशनल्स आपकी पॉलिसी है जिसमें कोई आप एफओसी यूनिट देते हैं, कोई टूवर्स देते हैं, या कुछ भी इस तरह की कस्टमर के लिए पॉलिसी अवेलेबल है, वहाँ से कुछ मार्जिन को डिडक्ट कर लें। ठीक है, और तीसरा जो स्टेप क्या आता है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं टू डैट एक्सटेंड आप बढ़ा दें कि आपकी ये जो फिगर है ये कवर्ड हो जाए। लेकिन याद रखें ये रिवर्स कैलकुलेशन होगी प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्राइसेस बढ़ती जाएंगी तो ये फिगर भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आपने एक बेंचमार्क सेट करके, इसको हम किसी एग्जांपल के थ्रू स्टडी करेंगे, तो उसके थ्रू हम इसको, आप जितनी भी लेट से आपने कहते हैं ये हम 30,000 क्वांटिटी हमने पूरे साल में बेचनी है, तो आप इस 20 मिलियन को डिवाइड करें 30,000 पे, जितना पर यूनिट आ रहा है उसको ऑब्जॉर्व करवा के हमारी कॉस्ट को बढ़ा लें। तो यानी कि जो एमआरपी आपकी कॉस्ट है उसको बढ़ा लें, या एमआरपी है, रिटेल प्राइस है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं जनाब एफओबी यानी कि इंपोर्ट वैल्यू प्लस हम करते हैं कस्टम ड्यूटीज़
प्लस हम एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ और क्लियरेंस कॉस्ट। ये फॉर एग्जांपल हम इंपोर्ट है, मैं इंपोर्टर की बात कर रहा हूँ कि ये जी कंपनी इंपोर्ट करती है, अगर लोकल लोकल परचेज है फिर तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आके आप एक 1% या यानी कि 3% एक्स्ट्रा कोड ऐड कर लें, ठीक है। तो अब ये कॉस्ट अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं 3% वाली, ठीक है। अब इस केस में थोड़ा-सा ये समझ लें कि रूल के मुताबिक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कॉस्ट की फ़िगर को बढ़ा लिया जाए और जो रिटेल प्राइस है ना उसको डबल कर लिया जाए। लेकिन ये चूँकि रूल के अगेंस्ट है, कुछ लोगों के ज़हन में क्वेश्चन है, इस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको हमने कंसीडर नहीं करना। कॉस्ट की फ़िगर वही है जो इम्पोर्ट की वैल्यू है या जो लोकल की परचेज़ है, इसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है कि यहाँ पे 3% बढ़ा लें और ऊपर जाके जनाब 6% या 7% कर लें तो ये फिगर निकल आएगी, ऐसा नहीं है। हम प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, डिस्काउंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, कोई एडिशनल पॉलिसीज़ हैं एफओसी टूवर्ड्स उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, या आखिरी जो स्टेप है वो क्या है कि हम जितना भी एडिशनल अमाउंट हमने पे करनी है उसको पर यूनिट हम जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दें। अब इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आज हमने एनालिसिस कर लिया और फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। आप इसको हर महीने एनालिसिस बनाएं, करें। अगर आपके लिए पहले महीने में कंपेटिटिव डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हैं तो हो सकता है आपको डिस्काउंट में आप एडजस्ट ना कर सकें। दूसरे महीने में हो सकता है कंपेटिटिव का डिस्काउंट कम हो गए, आप भी कम कर लें। तीसरे महीने में हो सकता है जी प्राइसेस बढ़ गई, आप भी बढ़ा दें। तो ये मार्केट कंडीशंस टर्म्स को भी आपने डिसाइड करना है कि विच ऑप्शन इज़ मोर रिलायबल फॉर योर बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर करने के बाद इसको ऑब्जॉर्व करना है। ये मैं अब इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, तो ये 3% या 4% जो सुपर टैक्स की कॉस्ट है ये एक अच्छी खासी कॉस्ट है, थोड़ी कॉस्ट नहीं है। आप समझ लें कि जो नॉर्मल का पाकिस्तान में बिजनेस उनका नेट प्रॉफिट 3 से 10% है, तो अगर 4% यहाँ पर निकलता है तो कुछ बिजनेस लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ बिजनेस जनाब जिनकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसी वजह से आपने अल्टीमेटली जो फिगर है ये कस्टमर से ही निकलवानी है, कस्टमर से ही निकलेगी, एंड कंज्यूमर को ही ट्रांसफर होगी। और ये रूल है सिंपल सा कि जो भी टैक्सेस आते हैं या जो भी इस तरह की कॉस्ट आती है वो कस्टमर पे करता है। तो इसको आज ही एडवांस में प्लानिंग करके आपने जो भी बिजनेस है या जॉब है उसके अंदर मैनेजमेंट को बताएं या खुद मैनेज करना है, इम्प्लीमेंट करके इसको करें ताकि एक ट्रेंड सेट हो जाए कि जी जुलाई से नया रूल आ गया है। तो अगर आप इस महीने नहीं करते अगले महीने करेंगे तो एक तो नंबर 1 आप लॉस ले रहे हैं, खुद पे कर रहे हैं, नंबर 2 आप मार्केट में लेट बता रहे हैं कि बजट तो पिछले महीने का आया हुआ है, आज हम अनाउंस कर रहे हैं। तो मैंने तो ऑलरेडी कर दी है। तो ये आप भी सब इस चीज़ को पॉइंट को बेस बना के अपनी जो जो आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें ताकि जो फ्यूचर की कंप्लाइंसेस हैं या जो बिजनेस है उसकी जो फ्यूचर के गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उसको आप फिलफिल कर सकें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।